का दीवान दिल्ली पहुंचता है और उससे दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा जोश हो जाता है कि सभी लोग उस दीवान को पढ़ना चाहते हैं, उस तरह का काव्य लिखना चाहते हैं। तो हम दिल्ली में उर्दू की पैदाइश उसी समय से 1720 से मान सकते हैं। और फिर मिर्ज़ा खान आरजू और शाह हातिम दो ऐसे दार्शनिक हैं भाषा के ऊपर, जो लिखते हैं कि अच्छी भाषा को कैसे होनी चाहिए। अच्छी भाषा में फारसी शब्द होनी चाहिए, उर्दू लिपि में लिखनी चाहिए, उसका जिक्र भी नहीं है, वो तो स्वीकार करते हैं। और हिंदुस्तानी शब्द जिस हद तक हो सके हटाए जाए, ये उर्दू का जन्म और उर्दू पर विचार का जन्म और उर्दू का मानकीकरण का जन्म है 18वीं सदी के बीच में। तो शाह हातिम जो खुद शायर थे, उन्होंने जो दीवान लिखे हैं उनका नया संस्करण बनाया है और नए संस्करण से हिंदी शब्दों को हटा कर उसमें अरबी फारसी शब्द बिठा दिए हैं और ये आदर्श बन गया है उर्दू के लिए। फिर आगे चलकर इंशाअल्लाह खान ने उर्दू का व्याकरण लिखा है दरियाए लताफत नाम से। मानकीकरण का परिणाम क्या हुआ कि उर्दू को स्वीकृति मिली राज दरबार में। जिस दरबार की भाषा उस जमाने तक फारसी थी, लगभग 1780 में वो उर्दू और फारसी दोनों हो गई हैं और तब उर्दू को इस मानकीकृत भाषा को ज़बान उर्दू मौला कहने लगे। तो 1780 से पहले उर्दू शब्द भाषा के अर्थ में नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद सभी लोग भाषा को उर्दू कहने लगे, उस मानकीकृत हिंदुस्तानी को। और फिर उर्दू के मानकीकरण को देख के 19वीं सदी में हिंदी का मानकीकरण हुआ है। इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और अंत में ये कहना चाहता हूँ कि प्रासंगिकता 20वीं सदी में तो थी। महात्मा गांधी चाहते थे कि अखिल भारत की भाषा हिंदुस्तानी हो। उनको ये सब इतिहास मालूम नहीं था, उस वक्त तो किसी को भी ये सब इतिहास मालूम नहीं था। टुकड़े टुकड़े इधर उधर तो मालूम थे, लेकिन अगर मालूम होता तो शायद गांधी जी की इच्छा कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी का प्रचलन हो, वो पूरी हो जाती। बहुत धन्यवाद।